नमस्ते हमारे सभी दर्शकों को। आज हमारे साथ हैं गौरव शर्मा जी, जो किराना घराने से हैं और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 14 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। चलिए आज उनके साथ संगीत, उनकी संगीत की यात्रा, उनकी पसंदीदा यादों पर एक चर्चा करते हैं। गौरव जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे लिए समय निकालने के लिए दिल से धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए करण जी। और अभी देखते हैं क्या-क्या बातें होती हैं। आपके प्रश्न के जितने अच्छे से सच्चाई से उत्तर दे पाएँगे उतना देंगे और खूब संगीत की बातें आगे होंगी। जी, जी। तो शुरू गौरव जी करते हैं। देखिए, इस चैनल की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें कोई प्रश्न नहीं है। हमने आपको एक संगीत का विशेषज्ञ, एक गुरु समझकर आपको आमंत्रित किया है। तो आप जैसे-जैसे जी, इस जी। डिस्कशन को आगे लेके जाएँगे, मुझे लगता है बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए गौरव जी हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी संगीत की यात्रा कैसे शुरू हुई? थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, मेरा नाम गौरव शर्मा है। आपने सभी को बता ही दिया है। शुरुआत मैं करता हूँ कि बचपन में अपने संगीत में रुझान था, पर पता नहीं था कि संगीत को सीखा भी जाता है। इसको सीखना पड़ता है, ये नहीं पता था। एक आम जनसाधारण को यही पता होता है, गाने का मतलब है कि सिर्फ गाना सुनो, कॉपी करो और उसको गा दो। मैंने भी यही समझा था और मैं वैसे करके गाता था। एक पड़ोस में एक लड़का था जो हमारे दोस्त का बड़ा भाई था। वो गिटार उनको गिटार का शौक था, उनसे गाया नहीं जाता था। मुझको गाने का शौक था, मेरे से गिटार प्ले नहीं होता था उस टाइम। आपस में मिले तो उसकी छोटी-सी दुकान थी, किराना की जो होती है ऐसे करके। तो हम वहाँ पे सामान का बेचना कम होता था, हमारा गाना गाना ज़्यादा होता था। ये 2005 के आसपास की, 6 के आसपास की बात बता रहा हूँ। मुझे पता लगा कि अब 4 लोग आते थे और छोटे शहरों में एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता है आपको, किसी भी चीज़ का। हल्का-सा कोई सरगम तो तब तक सीखी ही नहीं थी, तो हल्का-सा आपने कुछ भी सुर में गा दिया या कुछ भी उनको ऐसा लग गया कि जो वो नहीं कर सकते। आदमी उस पे अचंभित होता है कि जो वो खुद नहीं कर सकता उसी की वाहवाही करता है। ये हमेशा से मैंने अपने अनुभव में देखा है। तो गाते थे, उनको अच्छा लगता था, आवाज़ अच्छी लगती थी। तो 2009 में आकर पता लगा कि शास्त्रीय संगीत की भी एक विधा है, ये एक पूरी आर्ट है। तो अब गुरु ना मिले, ढूँढे, एक गुरुजी मिले। अब पहले दिन पहुँचा वहाँ पे, पैसे नहीं थे, इंतज़ाम नहीं थे, छोटा 10th क्लास का बच्चा कहाँ से अर्न करे। पता लगा कि मेरे भाई थे जो जहाँ मैं मंदिर में काम करता था, मंदिर में बचपन से, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से था तो मंत्र सीखने शुरू कर दिए थे बचपन से ही। कि उसने बोला कि हाँ, मैं तुझे तेरे इसके फीस के पैसे दे दूंगा और तू अपना संगीत सीखना शुरू कर। तो बात हुई उसकी मेरी, जो भी फिक्स हुआ, उसने कहा बस ये मंदिर की सफाई जो कर रहा है ये करता रहा था और मैं तुझे उसके फीस दे दूंगा। मैं ठीक है। 1 महीना 2 महीना उसने दी। और तीसरे महीने ऐसा हुआ कि वो जो गुरुजी थे जिनके पास मैं सीख रहा था, उनकी बाईपास सर्जरी हुई। तो कुछ टाइम रुकना पड़ा, बीच में रुकने के बाद दोबारा शुरू करना चाहा तो उन्होंने कहा मैं लाउड नहीं गा पाऊंगा। और उस टाइम मेरे में समझ नहीं थी कि कोई ऊंचे सुर को नीचे में अगर बताए, कोई बोले सा रे गा, अब इसको हाई नोट पर बोलना है। अब मैं कैसे बोल पाऊंगा। मैं दोबारा जा ही नहीं पाया वहाँ क्लास में, वो जैसे तैसे। फिर भाई से भी कुछ बात ऐसी हुई कि वो उसने भी देना बंद किया। किसी तरीके से वो रुक गया कुछ दिन के लिए। फिर एक दूसरे गुरुजी मिले, वहाँ पे लाइट म्यूजिक के बारे में, लाइट म्यूजिक मतलब ये बॉलीवुड संगीत वगैरह जो होता है, इसके बारे में पता लगा कि राग के ऊपर, राग के स्वरूप के ऊपर ट्यून समझ लीजिए आप। राग एक धुन जैसा है, सरगमों को मिला के जो एक धुन बनती है उसका नाम राग दे दिया गया है। साधारण भाषा में बता रहा हूँ। तो पता लगा कि
एक राग के ऊपर कई सारे गाने बने। तो उस टाइम बस एक ही पॉइंट समझ में आया कि राग बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। अगर म्यूजिक सीखना है, स्वर को साधना है, तो ये बेसिक वोकल एक्सरसाइज के अलावा ये राग भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं राग यमन की कुछ बात बता देता हूँ। सा नी रे गा गा मा गा रे नी रे सा। ये थोड़ा एक पकड़ जैसा उसका, कभी पूरी तैयारी से नहीं बैठे हैं, पूरा वार्म अप नहीं है, छोटा ब्यूटीफुल, सा नहीं बस बहुत अच्छा एग्जाम्पल। लगा। जी, जी। तो ये था राग यमन का एक स्वरूप। अब ये पता लगा हमें शुरुआती में, जैसे सब लोग सीखते हैं प्रारंभ में, अब पता लगा राग यमन सिर्फ इतना ही नहीं है कि नीरे गामा गा रे नीरे सा, इतना ही नहीं है। राग यमन इस धुन के ऊपर बनी हुई और बहुत सारे गाने, बहुत सारी गजल्स है। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, जैसे यमन का थोड़ा सा अंदाज दिखाते हैं। तू जग में शर्म रख मेरी, तू जग में शर्म रख मेरी, मौला जग में शर्म रख मेरी, तू जग में शर्म रख मेरी। ये छोटा सा, ये स्वरूप है उस राग का, छोटा शुरुआत है बंदिश की। अब एक ट्यून समझ में आई है, एक पोएट्री समझ में आई है, तू जग में शर्म रख मेरी। अब इसी के ऊपर क्या हुआ, बहुत सारे फिल्मी गाने बने। अब मैं ले जाता हूँ जितना पुराना हो, मुझे समझ में आता है मैं उसमें से पहला बॉलीवुड म्यूजिक में, इसमें एक पुरानी मूवी है बरसात की रात। उसमें एक बहुत प्यारा गाना है जो जी, यमन जी। में है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। ये राग यमन है। वो राग यमन जो बताया था, बंदिश बताई थी, उसके बाद ये पहला गाना आ गया, ट्यून उसी के ऊपर बेस्ड है। सेकंड आ जाता है, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। ये लता जी का गाना है। अब यमन में ही और गजल की तरफ चल, वैसे तो बहुत सारे गाने हैं। रफी साहब का एक और गाना है, मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ, पर गाने का नाम मुझे याद है। काफी लोगों के जीवन का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। मैं डायरेक्ट गाने पर आता हूँ। मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे तो मन रे तू काहे ना धीर धरे। ये है, गाना आ गया। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बहुत खूबसूरत। वेरी नाइस। अब इसमें गजल की तरफ जब मुड़ जाते हैं, गजल की तरफ मेहंदी हसन साहब, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। ये और थोड़ा और चले जाते हैं, फरीदा खानम जी का है और गजल है, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलुओं में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो।
अब ये यमन वहां से चलता हुआ आया, अब इसकी स्पीड, ये सब राग पर बेस्ड है। अब इसकी आगे जब यही स्पीड जब थोड़ी फास्ट हो जाती है तो चीजें और बदल जाती हैं। जब कव्वाली साइड आ जाता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ये है। अब और आ गया, आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, और फास्ट हो जाती है स्पीड, जो कि सब लोग गाते हैं। और सूफी की कलाम की तरफ चले जाए तो शुरुआत होती है, मना कुन तो मौला, अली मौला, मना कुन तो मौला, ये शुरुआत है। और फास्ट स्पीड हो जाती है तो यहाँ पे आ जाता है, अ, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, और फास्ट हो गया, दमादम मस्त कलंदर हो सकी शाबाद कलंदर, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंदड़ी दा सेवण दा सकी शाबाद कलंदर हो, दमादम मस्त कलंदर सकी शाबाद कलंदर हो, अली दा पहला नंबर। अब ये जो एग्जाम्पल मुझे अभी के अभी याद आए हैं, छोटे मोटे जितने भी अब समझ पाया मैं, वो मैंने यमन का एक 1% भी पूरा शायद मैं नहीं कह पाया हूँ। एक पुराने उस्ताद जी थे, उनका नाम झंडे खां साहब था ऐसे करके। उनकी एक मूवी है पुरानी, मैं मूवी का नाम सब भूल गया। उन्होंने सिर्फ एक राग, अभी तो यमन की बात चली है, भैरवी राग के अंदर 6 कॉम्पोजिशन बनाई, 6 की 6 उस मूवी में है। एक ही राग है पर सबका अंदाज पूरा डिफरेंट है, सबकी ट्यून्स अलग है, स्थाई भी अलग है, अंतरा भी अलग है, सिर्फ एक राग में ही। करने वाला कर सकता है इतना। अब ये मैंने इतनी सारी रागों की आपको बात बता दी कि राग क्या क्या कर सकता है, कितना मूड, जितना वैसे हो सका मैंने भी समझा दिया है। जिस तरह आपने दो दो लाइंस अलग अलग गानों की, गजलों की, भजनों की सुनाई, अ, ऐसा लगा पूरे इंटरव्यू का मूड बदल गया, एक नया कलर आ गया हमारी चर्चा में। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो गौरव जी, आप बता रहे थे अपनी संगीत की यात्रा के बारे में, किस तरह से आपकी यात्रा शुरू हुई, कैसे आप गुरु के पास गए, अपने घराने के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। तो मैं उस बात पे अपने दोबारा वापस आता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, सिखाया सिखाया 2 महीने 3 महीने, चौथे महीने उन्होंने ऐसे कर दिया। तो मैंने भी ऐसे कर दिया, मुझे लगा मैंने कोई बड़ी गलती कर दी। अरे, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। मैंने कहा पता नहीं क्या गलती हो गई, मैं टेंशन में। कह रहे अगले कल अपने पिताजी को लेकर आना। मैं पापा को लेकर गया। तो उन्होंने बोला कि पापा को पंडित जी सब बोलते हैं कि पंडित जी हैं, पूजा पाठ करते हैं। मैं, पंडित जी आपका लड़का बड़ी उड़ान उड़ने वाला है और ये सहारनपुर उसके लिए छोटा है, उसके पंख फैलाने के लिए, इस तरीके के शब्द उनके थे। मैं एक दिन गया और मैंने बोला, ये रही नोटबुक मेरी म्यूजिक की, और अगर आज आपने नंबर नहीं दिया तो ये म्यूजिक मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ घंटी और शंख बजाने। मैं वहीं से शुरू किया था। मैंने यहाँ पे 2000 ये 12th में मैंने एंड हो जाएगा 2 साल में, कोई बात नहीं। इच्छा बहुत थी, मैंने जब उनकी इच्छा नहीं होगी भगवान की, मैंने कहा हम कैसे सीख सकते हैं। ये सब बात हुई। उन्होंने कहा रुको आज मैं ढूंढता हूँ। उन्होंने कितनी सारी डायरियां निकाली, क्या निकाली, उनको उनके पास भी 2 साल पहले नंबर आया था उनका। नंबर मिला, यहाँ पर आया। तो मैं पहली बार अपने गुरुजी से मिला। मैं उनका नाम अभी बताता हूँ, उस्ताद आरिफ अली खान साहब। जी। सो गौरव जी, एक प्रश्न मेरा ये था, आपने हाँ सुर और ताल की बात की, तो हमारे डिस्कशन की शुरुआत में आपने रागों के बारे में बात की थी। रागों के जी। बारे में भी कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में, कुछ किताबों में, ऑनलाइन भी मैंने देखा है कि उनसे भी जुड़े हुए कुछ रहस्य हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की ओर इशारा करते हैं। इस बारे में कुछ आप शेयर करना चाहेंगे?
मैं अपने अनुभव पहले सबसे पहले बताता हूँ, फिर और जो पुराने बड़े-बड़े गुरु रहे हैं, उस्ताद रहे हैं, उनके बारे में भी ये बात बताऊँगा क्योंकि ये किस्से जो हैं, घरानेदार लोगों में मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत करते हुए आ रहे हैं, उनमें तो प्रचलित हैं। पर आम जनसाधारण को नहीं पता है कि इस तरीके की बातें होती हैं या नहीं होती हैं। अब क्या था, पहले मैं अपना अनुभव बताता हूँ और मुझे ये एहसास होता था कि जब हम राग गाते हैं, तो राग वहाँ पर आता है, राग वहाँ पर प्रेज़ेंट होता है, फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं, इनविज़िबल एक एक माहौल बन जाता है जब आप कभी राग सुनेंगे, राग सुनना चाहिए पहली बात तो, जब सुनेंगे कोई तभी अनुभव कर पाएगा, गाने वाले को तो होता ही है खैर। मैं राग यमन गा रहा था अ, गुरुजी के सामने, गुरुजी स्पिरिचुअल वाले गुरुजी की मैं अपनी बात कर रहा हूँ अपने। गुरुजी गुरुमाँ सामने बैठे हुए थे और मैं गा रहा था वो राग और मैंने उसके बाद गुरुजी से क्वेश्चन किया, मैंने गुरुजी मुझे हमेशा ऐसा लगता है, हमें कभी-कभी तो ज़्यादा लगता है कि जब हम गाते हैं कोई आ जाता है रूम के अंदर। रूम के अंदर मैं अकेला नहीं हूँ अगर मैं अकेला भी गा रहा हूँ तो क्या ये मुझे सही लगता है या ये मेरी खुद की बनाई हुई एक सोच है? तो गुरुजी ने कन्फर्म किया उस दिन, पहली बार मुझे लगा कि हाँ, जो मुझे लगता है वो सही है। उन्होंने कहा कि हाँ, कोई है, एक एनर्जी है जो आती है और उन्होंने राग के लिए यमन राग के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, महाराज। कह रहे यमन महाराज आ गए थे और ऐसे खड़े थे, ऐसे-ऐसे पंचतत्व जैसा दिख रहे थे और ऐसे करके दिखाई दिया था, इतनी हाइट थी ये करके इस रूप में थे। अच्छा। जी, बिल्कुल, मतलब उनका एक फिजिकल अपीयरेंस था, स्वरूप है। उनका एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी था। हाँ, उन्होंने बताया कि मेरे राइट साइड में कोई खड़ा है, कोई एनर्जी शेप ऐसे करके और इस तरीके से वो दिख रही हैं, ऐसे करके उन्होंने बताया। तो मुझे कंफर्म हुआ, मैंने कहा नहीं, ये जो बातें पुराने किस्से हमने सुनते हुए आ रहे हैं और वो सब सच है। वहाँ पे कंफर्म हुआ, पहला किस्सा मेरे साथ मैंने आपको बताया, ये हुआ मेरे साथ। दूसरा मैं बताता हूँ, हमने जो गुरुजी के अपने गुरुजी के मुख से हमने जो कुछ बातें सुनी है, बड़े-बड़े उस्तादों की सुनी है। हमारे किराना घराना में ही 2 बहुत बड़े नाम हुए हैं, उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब, उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब, ये 2 बड़े नाम हुए। अब ये दोनों जो ये बहुत बड़े गुरु हैं, इनका मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता रहना चाहिए, किस्से कहानियाँ किताबों में भी है, पर कौन कितनी किताब पढ़ता है, भगवान जाने। नागपुर में एक सूफी संत थे, जब ये गाने लगे साथ में दोनों मिलकर, तो वहाँ पर जाके इन्होंने पूछा अ, बात हुई, उनको बहुत मानते थे कि अब हमने संगीत की शिक्षा ले ली है, तो अब हम क्या करें आगे जीवन में? जब आप गुरु से पूछते हैं तो आपको सही रास्ता मिलता है। तो उन्होंने बताया कि करीम खां साहब को उन्होंने कहा कि आप चले जाइए पुणे और मुंबई साइड और उस्ताद अब्दुल वहीद खान जी को उन्होंने कहा कि आप लाहौर की तरफ जाइए। अब आपस में दोनों में बड़ा प्रेम था, चले गए दोनों। गुरु की बात को माना, अपने पीर की फ़कीर की बात को माना और अलग-अलग चले गए। करीम खान साहब का खूब नाम हुआ मुंबई में, आज भी खूब सारा नाम है। सर्च करेंगे जो लोग यूट्यूब पर तो मिल जाएगी उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। अ, उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब का 3-4 ही रिकॉर्डिंग है, जो कि छुपके से करी गई थी। मैं अगर मुझे नाम याद है जीवन लाल मट्टू जी वहाँ लाहौर के एक बहुत बड़े अधिकारी थे। उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग छुपके से करी थी। अब वो क्यों नहीं करते थे, दूरदर्शन पे या कहीं भी आते थे। मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ कि दिल्ली में एक बार वो आए, अ, रिकॉर्डिंग हुई, दिल्ली में या शायद हो सकता है लाहौर में, ये याद नहीं।
तो वहाँ पर उन्होंने राग गाना शुरू किया, राग दरबारी। वो गाना शुरू किया। हाँ, मुझे याद है, आकाशवाणी की बात है शायद, दिल्ली की। तो जगह का शायद थोड़ा मिसप्लेस हो सकता है ऐसा करके। वो कहीं पर थे, किसी स्टूडियो में ऐसा करके वो गा रहे थे। ब्रॉडकास्ट हो रहा था, लाइव चल रहा था ऐसे करके। तो दूरदर्शन चैनल था, एक ही चैनल था उस टाइम, ज़्यादा नहीं। अब गा रहे थे, वो गाते रहे, गाते रहे। उनका स्वर विस्तार इतना बड़ा था करण जी, कि वो आधा राग का स्वर विस्तार भी नहीं कर पाए, सारे गा का भी विस्तार नहीं कर पाए। और क्योंकि टीवी में 45 मिनट्स का ही टाइम होता है, उनका तो आलाप ही खत्म हुआ इतनी देर में। उनका शुरुआत ही नहीं हुई थी। अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि क्या बोले, कैसे बोले। पूरा गाने दिया। वो करीब गाना चला 3 साढ़े 3 घंटे। वो एक राग का विस्तार 3 साढ़े 3 घंटे चला आराम से। तो वो उठ गए, उठे और वो चल दिए। राग दरबारी उनका बोला जाता है, बड़ा सिद्ध राग था। रागों में भी सिद्धियां होती हैं, है ना। तो क्या था उनका दरबारी, बड़ा राग दरबारी, जो लोग जानकारी रखते हैं, उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब जी का दरबारी जो सुन ले, तो फिर मुझे तो, और भी सब बड़े लोगों ने गाया, सबने गाया, पर वो जो रस छू गया है मन को, जो वेरिएशन थी, वैसा अभी नहीं मिल पाया है। ये मैं अपना पर्सनल में बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, लोगों ने बताया कि जब वो रिकॉर्डिंग हो गई, पहले तो वो रिकॉर्डिंग बड़ी लेट हो गई, वो टेलीकास्ट हुआ ही नहीं, वो सब ऐसा ही रह गया, वो रुक गया सब बीच में। तो वो जब चले गए वहां से, महीने भर बाद भी सफाई कर्मचारी कह रहे थे कि हम रात को सफाई कर रहे थे, स्टूडियो वगैरह सब की, और आ रहे थे, अंधेरा था, लाइट्स बंद कर रहे थे, तो दरबारी की आवाज सुनाई दे रही थी। राग दरबारी जी, के स्वर वहां पर अभी भी गूंज रहे थे। ये उनकी कहानी, जी। ऐसे करके। और हमारी जो गुरु माँ है संगीत वाली, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके दादाजी हैं सगे, उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब। मेरी अच्छा। खुशकिस्मती है जी, कि जी। मैं ऐसे घर से सीखा हूँ, ऐसे खानदान से पूरा जुड़ा हूँ, गुरु शिष्य तालीम से। अब एक किस्सा आता है, एक पुराने, उनके दो किस्से हैं प्रचलन में। एक मुझे पता है, जब उनको, एक उस्ताद जी को अपना रियाज करते करते, पहले वीणा को बीन बोला जाता था, और बीनकार उनके लिए शब्द यूज किया जाता था कि बीनकार। तो उस्ताद बंदे अली खां साहब, ये भी काफी बड़ा नाम है। ये बहुत बड़े बड़े नाम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ इन सबके सामने। किससे कहानियां जब है, बात हो रही, तो मैं बता रहा हूँ। वो अपनी बीन का रियाज जब करते थे, प्रैक्टिस करते थे, कहा जाता है कि वो जमीन से उठ जाते थे कुछ ऊपर, ऐसा कहा जाता है। अब मानने वाले माने, सवाल करने वाले सवाल उठाए, वो अलग बात है। पर जो हमने किससे कहानियां सुनी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो अपनी बीन का एक दिन रियाज कर रहे थे, अभ्यास अपना उनका चल रहा था। बोलता है कि आंखें बंद करके वो अपनी बीन को बजा रहे थे। बीन तो मुझे आती नहीं, वीणा का तो मुझे साउंड नहीं पता कैसा हो। तो कर रहे थे, वो अपना प्ले कर रहे थे, धीरे 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 अपना जैसे भी। अचानक से जब उन्होंने अपना पूरा रियाज खत्म किया, और घंटों का रियाज होता था पहले, मिनटों, मिनट और घंटे हम लोग बोलते हैं। पहले एक क्राइटेरिया होता था कि जब तक मुझे ये वाली तासीर ना आ जाए गले में, जब तक मुझे ये वाला स्वाद ना आ जाए, तब तक मैं बजाता रहूंगा, ऐसा वाला कुछ अंदाज रहता होगा पहले के लोगों का। तो पहले घंटों में नहीं था रियाज, घंटे मिनटों में, कि इतने घंटे कर लिया, वो कर लिया। उस तासीर तक मुझे लगता है सब पहुंचते थे, कहते थे हाँ अब पेट भरा थोड़ा आज का। तो अपनी बीन कार, अ, अपना वो बीन को बजा रहे थे। मैं बीन की जगह वीणा शब्द यूज करता हूँ, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो अपनी वीणा को वो प्ले कर रहे थे, अपना रियाज कर रहे थे। रियाज करते करते आंखें बंद थी, और जैसे ही उनकी आंखें खुली, तो सामने एक
जिन बैठे थे, करीब 7 फुट की हाइट, और बैठे-बैठे अपने से बड़े तो लगेंगे ही। तो वो सामने एक जिन बैठे थे। अब वो क्या होता है, स्वर में जब आप आ जाते हैं एक स्वर की गहराई पे, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपका दिल और मन आपका सूफ़ी हो जाता है पूरा, सूफ़ी तरीके से। तो उन्होंने पूछा, "तुम कौन?" वो जिन बोले कि मैं ये वाला हूँ, इंट्रोडक्शन दिया अपना, मैं ये हूँ, और मैं पिछले 1 महीने से आपका छुपके से पास वाली छत से रियाज़ सुन रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ना सुनूँ, दूसरी जगह चले जाऊँ, ये करूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जब आप प्ले करते हो, मेरा मन भर आता है एकदम। हमारा ही मन करता है पर हम बजा नहीं पाते, ऐसा तो नहीं बजा पाएँगे। तो पहले तो उन्होंने बोला सिखा दो। हुँ, तो जो को इतना अपना शुरू में डूबा वो उन्होंने कहा हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है भई, आप जाइए। और कहा जाता है शामली एक पड़ता है शहर, वहाँ पे थोड़ा अंदर जाने पे कैराना एक जगह पड़ती है जिसके नाम पे किराना घराना का नाम, कैराना घराना ही बोलते हैं, धीरे-धीरे किराना हो गया बाद में जाके। तो उन्होंने कहा कि उस जगह पे मैं भी नहीं गया हूँ अभी तक, पर बताया जाता है कि रात-रात में उनके लिए एक प्रयास किया गया था पूरी जीन कम्युनिटी वाली साइड से कि इनके लिए एक महल तैयार कराया जाए। तो अंदाज़ तो पुराने ही थे सारे। बोलते हैं कि वो रात-रात में पूरा नहीं हो पाया, सुबह हो गई है, इस तरीके की बातें होती हैं। पर इस तरीके का उनका अनुभव था, और संगीत में ये भी बात है। और एक आम आदमी के लिए बिलीव करना, इन चीज़ों को मानना, समझ पाना बड़ी बड़ी मुश्किल बात है। तो ये किस्से आपको आपके गुरुओं से सुनने को मिले जी, गौरव जी? गुरुओं से जी, मिले पुराने बुजुर्ग जो हैं, जो 70-75 साल के करीब एज हो रही है, उन लोगों ने भी इन बातों में कहा कि हाँ, नहीं ऐसी बातें हैं। जी। कुछ राग ऐसे हैं, आपने पूछा था कि क्या कोई राग ऐसे हैं, जिनके चमत्कार मैंने सुने हैं। जैसे राग दरबारी के बारे में मैंने सुना है। दरबारी राग मियाँ तानसेन का बनाया हुआ राग है, जो गौरव जी, बने हुए 600 साल। मैं बस आपको 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब करूँगा। जी, जैसे-जैसे आप रागों के नाम लें, अगर आप रागों के बारे में बता रहे हैं और अगर आप हल्का-सा हमारे दर्शकों को वो राग सुना दें, अगर संभव हो, तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमारा कन्वर्सेशन। जी। मैं थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बड़े राग हैं, इनके लिए तैयारी चाहिए होती है पूरी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। दरबारी राग जैसे बड़ा अद्भुत राग है। इनके लिए गुरु कृपा तो चाहिए ही राग सीखने के लिए। पर ये कुछ एक राग है, ये तो बिना गुरु के सामने बैठे मान लीजिए कि हो ही नहीं पाएगा। वैसे तो कोई भी नहीं हो पाता, पर ये कुछ राग है इनके लिए तो बहुत बहुत जरूरी है एक एक पॉइंट पे गुरु के सामने बैठना, कि आपने हल्का सा इधर उधर करा और आप आउट हो गए। ये वाला है। मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा सा कि दरबारी का थोड़ा सा अंदाज। आ, सा, धा, नी, सा, मा, पा, गा, नी, सा, ने, सा, रे, सा, सा, रे, मेरे, सा, रे, गा, मा, रे,
ने सा रे सदा ने रे सा। कुछ बहुत खूब, एक बहुत छोटा सुंदर। सा अंग है। मेरा एक मानना है, बॉलीवुड में अभी 70-80% जो गाने ज्यादा पॉपुलर, आजकल के भी जो गाने चल रहे हैं, ज्यादा फेमस गाने जो हैं वो इन्हीं स्वरों पर बेस्ड हैं। बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, वो राग दरबारी के स्वरों पर बेस्ड हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, गुलाबी आंखें, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यही सब राग है। इसी सब में रागों में चल रहा है। अभी अभी नए नए भी बहुत सारे गाने आ रहे हैं, जितने भी, जी, मेरे रश के कमर कवाली हो गई, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए हो गया, और बहुत सारे, कितना बताऊं। और अभी आने वाले भी जितने आ रहे हैं वो भी इसी में आ रहे हैं। अभी मैं लिस्ट लेके अगर पूरा बैठ जाऊं तो शायद आधी डायरी भर जाए राग दरबारी के स्वरों से इंस्पायर्ड होकर जो गाने बने, उसके सुर के कॉम्बिनेशन के ऊपर। अभी जी, भी चल जी। रहे हैं बहुत सारे गाने थे, जबरदस्त गाने चल रहे। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रसवा तेरी, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर किसी राह पर किसी मोड़ पर, ये पुरान लता जी का एक तो गाना है। आप ऐसे गानों के भी नाम बता रहे हैं जो 60s 70s 80s के हैं, और आपने बहुत कुछ रीसेंट गानों के भी नाम बताए। तो एक ही राग पे बिल्कुल। पिछले 40-50 सालों से गाने बनते चले आ रहे इसमें जब से बनना शुरू हुआ है गाने, तब से लेकर आज तक दरबारी के स्वरों में सबसे ज्यादा फेमस कॉम्पोजिशंस बनी है, सबसे ज्यादा फेमस। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, ये हो गया। और भी बहुत सारा, अभी तो मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। तसल्ली से बैठ के जब कभी देखेंगे तो हो जाएगा। और भी हंगामा है क्यों बरपा, गजल है ना, ये भी बात राग दरबारी में हो रही है, उस पर बेस्ड है, प्योर राग नहीं है। क्योंकि राग की प्योरिटी के लिए उसके शास्त्रीय नियम फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि अगर अगर सैड है कोई चीज, कोई दुख भरी बात कहनी है, तो उसके लिए कैसा राग चूज करना चाहिए। कोमल रे जैसे, रे 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 सा। और अगर कोई खुशी की बात होती तो शुद्ध रे आ गया, रे नी रे गा रे सा, नी रे गा रे सा। ये सिर्फ एक सुर बदलने की वजह से हो रहा है। तो आप जो कह रहे हैं, सुगम संगीत में इसकी पूरी आजादी होती है कि आप अकॉर्डिंग टू शब्द अपने वेरिएशन को, उस राग में कोई सुर अगर उसको अच्छा बना रहा है, तो उसकी एक विधा है जिसको ठुमरी कहा जाता है, जहाँ पे भाव प्रधान हो जाता है, और जहाँ पर फीलिंग्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, वहां पर ना लाभ हानि देखा जाता है, ना अच्छा बुरा देखा जाता है। हैं। आपने राग दरबारी के बारे में बताया। अगर आप और कुछ रागों के बारे में बता सकें, और उन रागों पे जो पॉपुलर सॉन्ग्स बेस्ड हैं, अगर उनको एक एक दो दो लाइन हमारे दर्शकों को सुना सकें। जी। अब एक राग ऐसे ही है, मालकोश भी ऐसा है। मालकोश राग 5 सुरों का राग है। तो कॉम्पोजिशन तो इतनी नहीं है बॉलीवुड की, पर इस राग में भी लोगों के कुछ इस तरीके के अनुभव हुए हैं कि एक शास्त्रीय गायिका है, बहुत बड़ा नाम है ऐसे करके, उनके बारे में किस्सा आता है। गिरिजा देवी जी नाम है उनका, हाल फिलहाल में उनका जाना हुआ है। तो शास्त्रीय संगीत का बड़ा नाम है। उनके बारे में किस्सा कहानी कहा जाता है कि वो एक दिन रात में स्वर लगा रही थी राग मालकों से, अकेले बैठी हुई कमरे में, और उन्होंने ये अनुभव किया कि जब आंखें खोली कि पूरा रूम आत्माओं से भरा पड़ा है। पूरे रूम में उनको आत्माएं नजर आई।
अब ये सब कहानी है, किससे है, किसका कितना मानना है कितना नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब तो खुद बताते हैं कि वो मंदिर में रियाज करते थे अपनी शहनाई का और प्रैक्टिस करते थे। एक दिन कोई दैव्य, कोई अद्भुत कोई आए सामने, और कुछ लोग माँ काली बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि कोई पीर फकीर थे, ऐसे करके जो भी थे, उन्होंने उनकी कमर पे हाथ रखा और बोला, अब मुझे बहुत सुनाया, अब दुनिया को सुनाओ अपनी शहनाई, हम तुम्हारे साथ, इस तरीके से बोल दी। उनका ही अनुभव है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी शायद हमें ना पता हो, क्योंकि लोग गुप्त रखते हैं इन चीजों को जब तक वो रहते हैं अपने जीवन में। तो वो गुप्त रखना चाहते हैं, और बाद में जाके फिर ये बातें खुलती हैं, ये कहानियां किससे खुलते हैं। अब ऐसी एक राग है, बहुत सारे गाने बने हैं, भैरवी राग। भैरवी राग कोमल स्वरों का राग है। मैं आपको भैरवी राग के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बताऊं। सा नि सा ग म प ध प, ये चंचल प्रकृति है। प ध नि ध प ध म प म ग, सा रे ग म प म ग रे ग रे सा। पंजाब साइड बहुत इस्तेमाल हुआ है इसका। ग म ध नि सा, सा रे नि ध, नि सा नि ध प, प ध नि ध प म प ध प म ग, रे ग म प म ग रे ग रे नि द सा। एक भैरवी राग का कुछ छोटा सा स्वरूप मैंने आपको बताया अभी। इसमें बहुत सारे गाने बने हैं, बहुत सारे। पंजाब के तो खूब सारे गाने हैं, खूब सारे। मुख तेरा सोने गुलाब नालो चंगा है, मुख तेरा सोने गुलाब नालो चंगा है, सानू कोई और ना, सानू कोई होर ना, जनाब नालो चंगा है, मुख तेरा सोने गुलाब नालो चंगा है। आ, हमें तुमसे प्यार कितना, नहीं। और ब्यूटीफुल। तू गंगा की मौज में, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा, ये चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए, उसे कौन बुझाए। ये है। और पंजाब के बहुत बहुत सारे गाने आपको पंजाब के मिलेंगे। जैसे वहाँ का छल्ला करके गाते हैं, मुझे उसके बोल नहीं पता ज्यादा। अ, या वो गाते हैं लोहड़ी वाले टाइम, सुंदर मुंदर ये ओ तेरा कौन बेचारा, ओ दूल्हा भट्टी वाला, ऐसे करके ये सब गाते हैं, ये उसके बेस है, फन जी। वाला है ये। जी। आज तो ये है राज। फिल्मी गीतों का भी एक बिल्कुल नया फेस, उसका एक नया साइड हमें सुनने को जानने को मिला। अ, बहुत अद्भुत है, बहुत बहुत प्लेजेंट है। ये टॉपिक ही शायद म्यूजिक जी। का बहुत प्लेजेंट है। ठीक है गौरव जी, काफ़ी समय आपका हमने आज लिया। इतने अच्छे अनुभव और आपने बातें अपने गुरुओं के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में और आध्यात्म के बारे में आपने हमारे साथ साझा की। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और
उम्मीद है कि आगे भी ऐसी मुलाकातें होती रहेंगी। आई एम श्योर कि आपके पास ऐसी और बहुत सारी बातें हैं जो जिसे जानकर, जिसे समझकर हमें और संगीत में रुचि रखने वाले दर्शकों को बहुत उससे लाभ होगा। तो धन्यवाद गौरव जी, थैंक यू वेरी वेरी मच आपके समय के लिए। जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा करण जी कि आपने मुझे बुलाया और मैं अपनी बात कहने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला, और मैं संगीत की वो बातें बता बता पाया जो हमने बचपन से सुनी है और आगे जानी चाहिए जनरेशन तक, जी और मैं उसका माध्यम एक बन पाया, जो भी हो। और मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। जी, जी गौरव जी, ठीक है करण। नमस्कार नमस्कार जी, गौरव जी। नमस्कार, नमस्कार।
Avoni Sayor, Devuri Banai, Avoni Sayor.